स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, पहले स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि कैसे आया, कहाँ से शुरू होता है कहानी। 1648 का टाइम था, लेकिन उसके पहले भी अगर एकदम बैक में जाएं, ट्रेस करें, तो 1648 तो बहुत बाद हो गया। एथेंस में वॉर चल रहा था, ग्रीक वॉर, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रीस में पर्शिया का इन्वेजन हो रहा था। वो टाइम किसी को अगर याद हो तो बताएं। 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की बात होगी, जब आर्यभट्ट वगैरह गौतम बुद्ध का टाइम था, उस टाइम के आसपास। अभी टाइम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन पर्शियन इन्वेजन चल रहा था एक। और ग्रीस में सब जो अलग अलग राज्य थे वो फिर एकजुट होकर के उनके खिलाफ लड़ाई लड़े थे। पर्शियंस बहुत ताकतवर थे उस समय, उनको हराए थे या उनको इन्वेजन करने नहीं दिए थे बेसिकली ग्रीस में। तो उस टाइम में क्या था, एथेंस वालों को जब लड़ाई करनी थी तो उनको काउंट करना था कितने शहर में कितने दीवार हैं, बाउंड्रीज़ हैं जिसको क्रॉस करके उनको जाना है। बड़ा सा एक दीवार था। उन्होंने क्या किया था, एक मतलब अनप्लास्टर्ड, जो प्लास्टर्ड नहीं होता था ना पहले, ऐसा होता था दीवार, ऐसा दीवार होता था। तो हुआ ये कि एक दीवार का मोटाई मेज़र किया, ठीक है, और सॉरी एक ईंट का, और फिर 2 ईंट का, फिर 3 ईंट का, उससे वो एक अंदाज़ा लगाया और उसके बाद एवरेज हाइट निकाला। मतलब एवरेज निकालने का इसीलिए क्योंकि ऑन एन एवरेज दीवार का हाइट क्या होगा, इससे उनको लैडर बनाना था, सीढ़ी बनाना था, ताकि वो चढ़ करके उसको पार कर सके, सेना आसानी से चढ़े, पार करे, फिर तुरंत मतलब एक्शन ले सके। तो उसमें ये हुआ था कि हाइट दीवार लैडर की लंबाई क्या बनाई जाए, तो उन्होंने ईंट की मोटाई को कंसिडर करते हुए दीवार का हाइट निकाला था, नंबर ऑफ ईंट काउंट करके। एक बार काउंट किया, अब ऑन एन एवरेज उन्होंने देखा कि दीवार कहीं पे ऊंचा है, कहीं हल्का नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं ज़्यादा, कहीं हल्का है, लेकिन उन्होंने एक एवरेज लैडर बनाया। एवरेज हाइट निकाल करके एक लैडर ऐसा बनाया जो ऊंचे दीवार पे भी काम आ रहा था, नीचे दीवार पर भी काम आ रहा था। मतलब न ज़्यादा बड़ा था न ज़्यादा छोटा था, और आसानी से फिर उस युद्ध में उसको यूज़ किया, इस पूरे एवरेज के कंसेप्ट को, जहाँ हिस्ट्री में अगर ट्रेस करते हैं हम लोग को ये मिलता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जब लोग इस तरीके से एवरेज के कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले एवरेज का जो कंसेप्ट है, या स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा का एनालिसिस होता है। आपको एक रॉ मटेरियल डेटा मिलता है, कलेक्शन मिलता है, आप उस कलेक्शन से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आप उसका स्टडी करते हैं, उसको एक प्रॉपर वे में रखते हैं, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। और जब 17th सेंचुरी 1648 17th सेंचुरी में रोमन एम्पायर में, मतलब यूरोप में ही बहुत मतलब युद्ध चल रहा था, मतलब आपस में राजा लोग आपस में बहुत लड़ रहे थे। तो रोमन एम्पायर मतलब रोमन एम्पायर उस समय लीडिंग उसमें था ऑल यूरोप में। लेकिन रोमन एम्पायर भी ये नहीं कर रहा था, क्योंकि 30-40 साल का वो लंबा पीरियड था युद्ध में, जिसमें करीब 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ये ऐसा कहा जाता है। 30 साल तक आपस में लोग लड़ते थे, युद्ध होता था, और फिर तबाह, शहर के शहर तबाह हो जाते थे। तो एक बहुत फेमस ट्रीटी वो हुआ था, समझौता हुआ था, पीस ऑफ वेस्टफिलिया ऐसा करके कुछ कहा जाता है, पीस ऑफ वेस्टफिलिया। इसके वेस्टफिलिया शायद एक जगह का नाम है जहाँ पे ये हुआ था, ये समझौता हुआ था। अलग अलग देशों, छोटे बड़े राज्य के कई मतलब राजा और डेलीगेट्स आए थे वहाँ पर, और इस बात के लिए समझौता करने के लिए कि आप अपने राज्य की सीमा में रहें, हम अपने राज्य की सीमा में रहेंगे, कोई एक दूसरे पे हमले नहीं करेगा। बेसिकली कारण क्या था, जो इकोनॉमिक मॉडल चेंज हो रहा था, सिस्टम टाइम के साथ साथ सिस्टम आगे बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था, मशीनों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो उसमें ये था कि मर्चेंट होते थे, वो जाते थे दूसरे राज्य व्यापार करने के लिए, वो जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, या मतलब वहाँ पे जो भी उनका व्यापार होता था। अब उसमें ये होता था कि लड़ाई होती थी, तबाह, सब कुछ तबाह, इससे होता था बहुत लॉस होता था। वो जो प्रोडक्शन हो रहा था, सिस्टम आगे बढ़ रहा था, उसको आगे बढ़ने में वो हिंडर कर रहा था, रोक रहा था, नहीं बढ़ने दे रहा था। तो वो जो वेस्टफिलिया का जो समझौता हुआ था, वहाँ पे सबसे पहला मतलब अगर कहें स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करने वाला जो ये था, वो था रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर ने क्या किया था, अपने इस ट्रीटी के बाद, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है कहाँ कौन सा मार्केट है,
कहाँ आपके पास कितने शहर हैं, आपका ज्योग्राफी क्या है, आपके टोपोलॉजी क्या है, वहाँ पर कितने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो किस तबके से बिलोंग करते हैं, उसका एक डेटा पहली बार अगर मतलब ह्यूमैनिटी में कैलकुलेट किया गया तो वो था रोमन एम्पायर के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि अपने देश का क्या मतलब आपका खजाना कितना है, आप कहीं कहाँ लूट हो रहा है कहाँ, तभी आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने इकोनॉमी को समझने और जानने के लिए या अपने जोग्राफी को समझने और जानने के लिए सबसे पहले उन्होंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। डेटा कलेक्शन पॉपुलेशन के बारे में, कितनी आबादी है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन, हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इंडेक्स या जो जनगणना जो किया गया सबसे पहले वो उसी टाइम में किया गया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स में वो, क्योंकि कितना आपके पास कितना अमाउंट है, आपके पास कितना वेल्थ है, उसके कैलकुलेशन में उससे भी और मतलब आगे बढ़े। तो क्योंकि उस समय मेन जो प्रोडक्शन होता था खेती में, अनाज कितना आप पैदा कर रहे हो, तो ये जो पूरा डेटा है कहाँ कितना अनाज उपज रहा है, उस हिसाब से स्टेट पावर अपना मतलब नीति बनाएगा, दूसरे देशों के साथ वैसा उसका संबंध होगा। ये सब कुछ उसी से तय होने लगा। मतलब सबसे पहला जो शुरुआत है वो इनके द्वारा मतलब होता है। अब जब रोमन एम्पायर ये शुरू कर देता है तब 1700 समथिंग में एक स्कॉटलैंड के कोई मैथमेटिशियन, या मैथमेटिशियन नहीं थे वो, मतलब सोशल साइंटिस्ट थे, उस टाइम के सोशल साइंटिस्ट कहे जा सकते हैं। उनका नाम था, उनका नाम याद नहीं है अभी। उन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को अपनी किताब, उनकी एक किताब थी, किताब का नाम हम लिख लिए थे कल, हाँ, स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ स्कॉटलैंड, इस नाम से, अरे लिख लो ना, स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ स्कॉटलैंड। ये किताब वो सबसे पहले लिखे थे। असल में स्टैटिस्टिक्स का जो शब्द का जो पहला यूज़ है इस स्टैटिस्टिक्स का, उन्होंने अपनी किताब में ही किया था। उसके पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द के तौर पे एज अ सब्जेक्ट, एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज नहीं वो मतलब कंसीडर होता था। तो उनकी किताब में सबसे पहले, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की स्टडी थी पूरी, वहाँ के टोपोलॉजी की स्टडी थी, वहाँ के पूरे ज्योग्राफी की स्टडी थी, वहाँ के इकोनॉमिक्स, और ख़ासकर वहाँ की खेती में कितना अनाज उग रहा है, कितना अनाज कहाँ से आ रहा है, उसकी पूरी स्टडी उन्होंने की थी। पूरा अगर वो किताब को देखोगे कहीं मिल जाएगा, विकिपीडिया वगैरह पे भी मिल जाना चाहिए। किताब के पेजेस में पूरा डेटा बना हुआ है, जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं ना आज, फ्रीक्वेंसी टेबल और क्लास इंटरवल करके, वो पूरा डेटा बना हुआ है। उस टाइम में वो पहली बार उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये 1751 की शायद बात थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब आगे बढ़ती गई चीज़ें। मैथमेटिक्स में तब काम आता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में कह सकते हैं, या फिजिकल साइंस का ओल्डेस्ट, अगर मतलब मॉडर्न फिजिक्स का ओल्डेस्ट अगर मतलब वो कंसेप्ट है तो वो है थर्मोडायनेमिक्स। सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट में से एक माना जाता है या पार्ट माना जाता है। थर्मोडायनेमिक्स सबसे ओल्डेस्ट, सबसे अर्ली फिजिक्स था। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टडी हो रही थी। तो आप लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि आप टेम्परेचर, प्रेशर, मैक्रोस्कोपिक लेवल स्केल पे आप जो काउंटिंग आप कर रहे थे, जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे थे, उस पूरे स्केल पे जब आप मेज़र कर रहे थे तो वो ठीक था तब तक, लेकिन वो कैसे पार्टिकल से जाके रिलेट कर रहा था, एक इंडिविजुअल पार्टिकल उस बड़े स्केल पे कैसे अपना इफेक्ट पैदा कर रहा है, इस रिलेशन को जानना है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल के बीच का आपस में जो रिलेशन है वो कैसे होगा, तो वो स्टैटिस्टिक्स के जरिए सामने आता है। क्योंकि आप पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकते, पार्टिकल को देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल के एवरेज की आप बात करते हैं। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो तुम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, लेकिन हम बोलते हैं कि सबका ऑन एन एवरेज इधर एक डायरेक्शन में कितना मोशन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी से आप क्या करते हैं, बेसिकली आप टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, आप एनर्जी से टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काइनेटिक एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो काइनेटिक, जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, उसका मैनिफेस्टेशन लार्ज स्केल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर के रूप में हमको दिख रहा है, या हीट के रूप में हमको दिखता है। हीट क्या है, जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो वो गर्म लगता है,
हीट असल में वो टेम्परेचर ही तो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। और टेम्परेचर कैसे ये हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जितना मोशन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा, हम कहेंगे उसमें एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो ये रिलेशन कहाँ से आया था, तो ये एवरेज के कंसेप्ट से आ रहा था। ये एवरेज, ऑन एन एवरेज, हम लोग केमिस्ट्री में बार बार ये चीज़ करते हैं, ऑन एन एवरेज ये चीज़ कितना है, आप इसकी बात करते हो। और यहीं से मतलब यहीं से प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है वो भी यहीं से निकल कर के आई है। गैम्बलिंग होता था पहले गैम्बलिंग होता था, मतलब अलग अलग उसमें क्लब्स होते थे यूरोप में। गैम्बलिंग से ही मतलब गैम्बल करने से ही वो प्रोबेबिलिटी मतलब जो वो डिराइव हुआ है, जो नेम है वो वहाँ से आया है। तो बेसिकली ये था ना कि स्टैटिस्टिक्स आगे बढ़ता है तो वो प्रोबेबिलिटी के रूप में और अच्छे से, मतलब उसका जो कैलकुलेशन है, एवरेज की आप बात करते हो तो एवरेज का बात क्या है, जैसे एवरेज की आप बात कर रहे हो तो वो क्या है, पार्टिकल इधर भी जा रहा है, पार्टिकल इधर भी जा रहा है, आप कह रहे हैं ऑन एन एवरेज पार्टिकल का जो इफेक्ट है वो इधर की तरफ है। बेसिकली आप क्या बात कर रहे हो, एवरेज यानी कि आप ये बात कर रहे हो कि आप उसमें से कोई एक पार्टिकल लो तो उसमें आपको इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर की तरफ मिले वो ज़्यादा है, आप यही कह रहे हो ना, ऑन एन एवरेज आप यही कहना चाहते हो। पार्टिकल मोशन चारों तरफ है, लेकिन आप कह रहे हो ऑन एन एवरेज पार्टिकल ऊपर की तरफ एक मोशन में है, तो एवरेज मोशन असल में आप कह रहे हो मोस्ट प्रोबेबल मोशन इस तरफ है ना, तो वहाँ से वो रिलेट करता है। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी जिस तरीके से डेवलप हुआ, बाद में और भी होता गया, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स में ही अगर देखा जाए तो थर्मोडाइनमिक्स पूरा एक ब्रांच ही है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स, जैसे ही फिजिक्स में आ गया स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक मैथमेटिक्स ही डेवलप हो गई। और फिर सिर्फ पॉपुलेशन इंडेक्स को नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, मतलब सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, हर एक एरिया में, मतलब ये कहें ह्यूमन साइकोलॉजी में भी किसी ह्यूमन की स्टडी करनी है, उसका डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके बिहेवियर का डेटा, तो वो उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स आप चार्ट बना लो, उसका एवरेज निकालो, उसका मीन मीडियन मोड निकालो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा उसके कैरेक्टर के बारे में। तो ये हर एक एरिया में, मतलब हर एक एरिया में साइंटिफिकली हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के आधार पर हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये इसका एवरेज कैरेक्टर ही ये है, यही करते हैं ना। तो असल में हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहले भी लोग करते थे, लेकिन ऑफिशियली जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल 17वीं सेंचुरी से होना शुरू हो गया था। फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर एक एरिया में स्टैटिस्टिक्स और प्रिसाइज और रिगर, मैथमेटिकल रिगर उसका और बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला गया। ठीक है, तो हम लोग, ये पूरा हिस्ट्री था जैसे स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुआ था। अब स्टैटिस्टिक्स के डेवलप होने के बाद उसमें मतलब 3 चीज़ें आती हैं। स्टैटिस्टिक्स पहले नाम जो डिराइव हुआ, स्ट्राटा का मतलब होता है पीपल से स्टेट, स्ट्राटा से बना स्टेट, और स्टेट से बना स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टेट, अगर हम एक चीज़ और देखें, स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम, ये लैटिन नेम है, STATISTICUM कॉलेजियम, स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम। इसका मतलब, ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट से ही मतलब ये था, काउंसिल ऑफ स्टेट लैटिन में वो जो रोमन एम्पायर ने ये कॉलेजियम बनाया था, वही इसका काम ही था कि वो स्टडी करना, इसका काम ही था स्टडी करना। और लैटिन से जर्मन, क्योंकि आपस में मिलता जुलता लैंग्वेज है ना सब, क्योंकि एक ही जगह से उसका ओरिजिन एक ही जगह से होता है, तो कहीं स्टैटिस्टिका था, जर्मन में स्टैटिस्टिका था, वहाँ से जर्मन से स्टैटिस्टिक्स सीधा ही आ गया। ठीक है, तो स्टैटिस्टियम कॉलेजियम मतलब जर्मन, फ्रेंच, सब जगह इस पर फिर काम हुआ। फाइनली जर्मन से स्टैटिस्टिक्स, वही स्कॉटलैंड के वो जो थे बुक, अभी राइटर अभी याद नहीं है, उन्होंने अपनी किताब में किया था। ठीक है, अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ तक तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि एवरेज की बात करते हैं, या फिर सिर्फ एवरेज की बात नहीं करते, एवरेज तो मीन को कहते हैं ना, हम लोग मीडियन की भी बात करते हैं, मोड की भी बात करते हैं। मतलब ये कि हम लोग ये बात करते हैं कि एवरेज के अलावा उसकी टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। एवरेज के अलावा मीडियन और मॉड भी है जो उसके टेंडेंसी से भी अच्छा कहें, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। हम ये नहीं बात करते हैं कि कौन एक कोई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों में अगर मान लो 70 बच्चों को
80 to 90 मार्क्स आ रहा है ना, और 5 बच्चों को 100 में 100 आ रहा है, 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब बिलो 30 मार्क्स आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 2-3 बच्चे हैं बिलो 30 मार्क्स वाले बच्चे हैं। हम इस क्लास की स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो 80 to 90 के मार्क्स हैं। क्लास का परफॉर्मेंस इस बेसिस पर हम तय करेंगे, इस बेसिस पर नहीं तय कर सके एक बच्चा 100 ला रहा है या 2-3 बच्चे हैं जो बिलो 30 ला रहा है, इससे क्लास का परफॉर्मेंस नहीं तय होगा, है ना। तो क्लास, जैसे किसी को किसी क्लास की स्टडी करनी है तो क्लास की स्टडी आप इस आधार पे ही करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप सेंट्रल टेंडेंसी देखते हो। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? 80 to 90, यानी कि अच्छा है, यानी कि बेहतर है, ठीक है। तो आप बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हो। अब सेंट्रल टेंडेंसी देखने का 3 मेथड अभी तक हम लोग को पढ़ना है, जो अभी 3 मेथड अवेलेबल। 3 मेथड क्या क्या है? एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड, ठीक है। मीन क्या होता है? कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन होता है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम हर बार लेते हैं, देश का, अपनी कंट्री का पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम कितना है? मान लो 11,000 है ना, 11,000 है। लेकिन क्या हर आदमी 11,000 कमा रहा है? बहुत बड़ी आबादी उससे कम कमा रही है और एक छोटी आबादी बहुत ज़्यादा कमा रही है ना। लेकिन पर हेड इनकम क्या है? 11,000। अगर हम सिर्फ कहें, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब इससे छुपाया भी जा सकता है चीज़ों को। पर हेड इनकम ज़्यादा है, 11,000 या 20,000 है, तो कोई कह सकता है हाँ पर हेड इनकम देश का तो 20,000 है, देश तो अच्छा होगा। लेकिन इससे क्या चीज़ छुप गई? इससे छुप गई कि आप, मतलब आप एवरेज की बात किए, यानी कि आप टोटल को लिए और क्या किए? इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर कर दें कि टर्म्स में आप बात करें, एक्चुअल में नहीं कर रहे हो, आप टोटल को लो और अगर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो पर हेड जो होगा वही एवरेज होगा। इक्वली अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, टोटल को कलेक्ट करें, मान लो 3 आदमी हैं, एक के पास 3 बॉल है, एक के पास 2 बॉल है और एक के पास 1 बॉल है, ठीक है। लेकिन एवरेज की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना है? 6 बॉल है। 6 बॉल लो और 6 को तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट अगर करो तो तीनों को 2-2-2 मिलेगा, यानी कि ये जो 2 है ना, दिस इज योर एवरेज। समझ आया? एवरेज एक सेंट्रल टेंडेंसी है जो ये बात करती है कि अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को सब में इक्वली हम लोग डिवाइड करें तो कितना तो एक एलिमेंट को कितना मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। मीन इज अ सेंट्रल टेंडेंसी, in which it tells about if total distribution of a collection is distributed such a way each element will get equal distribution, then this distribution per element is called average। समझ आया? एवरेज क्या है, ठीक है। ये है एवरेज। अब बात ये है ना, यानी कि मीन। अब दूसरे सेंट्रल टेंडेंसी पे चलते हैं, क्योंकि मीन से एक्चुअल फिगर तो नहीं मिल रहा है अभी, है ना। तो दूसरा जो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या बताता है? किसी को पता है मीडियन? हाँ बिल्कुल। अगर हम
किसी मतलब डेटा को, किसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। आमतौर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी किसी एक को 2 मिला, किसी एक को 3 मिला, किसी एक को 4 मिला, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो सेंट्रल एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट जो है, जिसको जितना मिला है उसको जितना मिला है ना, तो बीच वाला जो एलिमेंट है, यानी किसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो बीच वाला जो एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट, उसको मिड एलिमेंट जो है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो उसको नोट कर लो, मीडियन। इफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड मीडियन। ये सब जानते हैं ना पहले से लोग, ठीक है। मिडिल टर्म इज नोन एज मीडियन, ठीक है। मोड क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी। लिख लेना सब लोग, ठीक है। मॉड वैसे 11th के सिलेबस में नहीं है शायद, अभी याद नहीं है, लेकिन मॉड का वैसा कोई वो नहीं है, ठीक है। आगे चलें, क्योंकि अब ये तो हो गया, हम लोग समझ गए। कोई डेटा है, डेटा देंगे तो एवरेज भी निकाल लेंगे लोग, ठीक है। हम उस पर नहीं जा रहे, डेटा का एवरेज क्या है ये सब आता है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है उसको एक बार डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन मीन निकालने के लिए 2-3 मेथड है, वो हम लोग को पहले सीख लेते हैं, ठीक है। मीन निकालने के लिए 2-3 मेथड है। पहला मेथड है नॉर्मल मेथड, जिसमें हम लोग कहते हैं मीन निकालना है तो एक डेटा आपको दे, पहले 2 टाइप का होगा, एक ग्रुप डेटा होगा, एक अनग्रुप डेटा होगा, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए मीन जो होगा वो क्या होगा, एक तरफ एक्स आई आप बोलते हैं, एक तरफ फ्रीक्वेंसी आप बोलते हैं, है ना। और आप इस फिर क्या करते हैं, फिर एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं, बेसिकली आप सब निकालते हैं, यही करते हैं। तो और बाई फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये आप पता है ना, ये सब लोग पढ़े हैं ना 10th में। तो आप यही करते हैं ना कि आप इसको इससे ईच कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये पता है ना, ठीक है। तो ईच उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर एकदम स्कैटर्ड डेटा दिया हुआ है, यानी एक एक इंडिविजुअल आपको लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3 का फ्रीक्वेंसी 3 बार आया, 4 का फ्रीक्वेंसी 2 बार आया, 5 का फ्रीक्वेंसी 1 बार आया, तो आप ये कहते हैं 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 बाई टोटल कितना है, 3 2 5 1 6 एलिमेंट है, यही करते हैं ना। तो आप क्या किए, 3 × 3 किए, फिर 4 × 2 किए, और फिर 5 × 1 किए, ठीक। तो आप क्या किए, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सबको जोड़ रहे हैं, बाई टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो एवरेज होता है, ठीक। तो आप इसी को एज अ फॉर्मूला ये लिखते हैं, है ना। तो हम अनग्रुप डेटा क्या, ग्रुप डेटा के लिए ही लिख दिए, अनग्रुप डेटा के लिए भी वही होगा, है ना, सबका सम सिग्मा, मतलब अब इसको ग्रुप डेटा ही रहने दो अभी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी फिर अगर इंटरवल में दिया हुआ हो, क्लास इंटरवल में बात हो रही हो, है ना, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, है ना। इसमें एफ आई दिया हुआ हो, क्या मान लो 5 4 2 5 ऐसा कुछ दिया हुआ हो, है ना। तो इसमें पहले आप क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है, इसका एवरेज, है ना, 10-20 का एवरेज। अब ये देखो, पहले तो ये इंटरवल में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ग्रुप डेटा को ऐसा बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये बता सकता है कोई? क्लास 10th में पढ़े होंगे, ऐसा बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों नहीं इसको ओपनली पहले जैसे लिखते थे एक्स आई एफ आई डायरेक्ट वैसे ही लिखा गया। मान लो स्टडी करनी है एक शहर के पॉपुलेशन की, ठीक है, शहर के पॉपुलेशन की स्टडी करनी है कि उस शहर में किस एज के कितने लोग हैं, ठीक है। एक शहर में मान लो पटना शहर है, पटना में अगर
अगर पटना के वोटर्स की स्टडी छोड़ दो, पटना के पॉपुलेशन की स्टडी कर लेते हैं, किस एज के कितने लोग हैं, है ना। तो हो सकता है 0 ईयर से लेकर के 100 ईयर्स तक मान लो रेंज हम लेते हैं। तो अगर हम हर एक साल की स्टडी करेंगे, कितने लोग हैं, पटना की आबादी कितनी है, 40 लाख के करीब, 40 लैक्स, है ना शहर की आबादी। 40 लैक्स आबादी की अगर हम FI बनाने जाएं, एक को काउंट करें, परेशान हो जाएंगे। और जिसको सेंट्रल टेंडेंसी देखना है उसको क्या मतलब एक से, गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल टेंडेंसी की ही बात करनी है तो हम एक का डेटा ज़रूर कलेक्ट करेंगे, लेकिन जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम उतना बड़ा चार्ट थोड़ी बनाएंगे कि 1 साल के कितने हैं, 2 साल के कितने हैं, 3 साल के कितने हैं, 4 साल के कितने हैं, 5 साल के, हर एक ईयर मतलब 100, हमारा चार्ट देख रहे हो 100 उसमें बन जाएगा, है ना। लिस्ट क्यों बनाएंगे वैसा। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे, हम क्या डेटा बनाएंगे, हम ये बोलेंगे कि 0 से लेकर 10 साल तक के कितने लोग हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो लैक्स में बात हो रही है, 20 ज़्यादा हो गया, 10 साल 5 लाख, ठीक। फिर 10 से लेके 20 साल तक कितने लोग हैं, आप बोलेंगे कि 4 लाख। फिर 20 साल से 30 साल तक कितने लोग हैं, है ना, फिर बोलेंगे 3 लाख, एंड सो ऑन, बढ़ते जाएंगे आप, ठीक है। अब देखो डेटा, अब जो स्कैटर्ड डेटा था उसी चीज़ को हम लोग ग्रुप में वो कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए, है ना। हम लोग इंटरवल्स के टर्म्स में बात किए तो डेटा हमारा सिमट गया। और देखो एवरेज निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, देखो हो सकता है रियलिटी से जो रियल एवरेज है उससे हल्का इधर उधर आए। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं पता है कि 0 से 10 साल में हर ईयर के कितने लोग हैं। 5 लाख में से कौन कितने साल का ये नहीं पता है आपको, लेकिन आपको पता है कि इतने लोग 5 साल के। तो आप क्या करते हो, XI निकालने के लिए आप यहाँ भी एवरेज का इस्तेमाल कर देते हो। आप बोलते हो कि ऑन एन एवरेज 0 से 10 साल के बीच, यानी कि 5 साल के 5 लाख लोग हैं। 5 साल के कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, है ना। फिर आप बोलते हो 10 से 20 यानी 15 साल के 4 लाख लोग हैं। फिर आप बोलते हो 25, है ना। तो आप इसका एवरेज, इंटरवल का एवरेज ही हमारा XI हो जाता है। डेटा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा एवरेज जब निकालते हैं, हो सकता है वो थोड़ा आगे पीछे आए, लेकिन ऑन एन एवरेज फिर भी आप सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप डेटा का फ़ायदा है, समझ आया ना क्यों कर रहे हैं ऐसा। लार्ज स्केल पे जब भी हम बात करेंगे तो ये दिक्कत सॉल्व हो गई, ठीक है। अब ये दिक्कत तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब यहाँ पे हम ये तो इजी डेटा लिए हैं, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा ले लें, एकदम कैलकुलेट कर लें, कॉम्प्लेक्स डेटा ले लें। जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, मान लो हम लोग 0 से लेके 50 साल तक कितने लोग हैं पटना में वो निकालते हैं। 30 से 40, 40 से 50 कितने हुए, 5 4 9 3 12 12 5 17 और 3, ठीक है, 35 45, ठीक है। आप ये काम किए, इसका एवरेज आप निकाले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगला डेटा में आप क्या करेंगे, XI निकालेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई किए, 25 60 75 105 और 105 35 हाँ 135, ठीक है, ये बन गया। अब आप इसको ऐड करेंगे, सिग्मा निकालेंगे, यानी सबका ऐड करेंगे, यही करेंगे ना, सिग्मा FI XI, सिग्मा मतलब सबको ऐड करना है, ईच इंडिविजुअल को, ठीक है। तो आप ऐड किए, टोटल कितना आया, 175, हाँ ठीक है। टोटल कितना आएगा बताना, ठीक 470। अच्छा FI का सम कितना आएगा, क्योंकि डिवाइड करना है सिग्मा FI से, 20 लाख, ठीक। तो आपका क्या आ गया,
470/20 यानी 47/2 आपका आ गया एवरेज, है ना, 47/2। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे जैसे डेटा और स्कैटर करेगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। हम लोग इजी लिए नंबर्स तो ना, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी पॉइंट में आएगा और समथिंग ऐसा डेटा होगा, ये एग्जैक्टली 5 लाख नहीं, 5,53,432 ऐसा वाला डेटा होगा, तब तो परेशान करेगा, है ना। तो अब इसके लिए एक और चीज़ निकाला गया, ठीक है, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे, तुम लोग तो पढ़ी हो, है ना, डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डेविएशन मेथड क्या है, अब करो ना, अब एक काम करते हैं, आप एक काम करो, एक एज्यूम्ड मीन ले लो, मान लो, एज्यूम कर लो कि कोई एक मीन है, ठीक है। मान लेना कौन सा बढ़िया रहता है, कोई मिडिल टर्म मानो। मिडिल टर्म क्यों मान रहे हैं इसका जवाब आगे मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन को ए से दिखाते हैं, और ए मान लेते हैं 75, ठीक है। 75 को ए मान ले या 175 को मान ले, ठीक है, 75 भी मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, हो या नहीं हो, हम मान लिए कि 75 है मीन, एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन अगर ये है, तो अब क्या है ना, तो एज्यूम्ड मीन में अगर हम xi को माइनस करें, ऊपर पॉजिटिव लाना है, ठीक है, क्या आएगा, 75 माइनस 5, 70 सॉरी ये fi है ना, एज्यूम्ड मीन ये होगा ना, 25 को एज्यूम करो, है ना, xi में आप मीन मानोगे ना, ये तो सम है, ठीक है। 25 माइनस 5 कितना आएगा, उसका डेटा बना रहा है, कितना आएगा, a माइनस xi, 25 माइनस 5, xi माइनस a करेंगे तो ऊपर निगेटिव आएगा, हम नीचे निगेटिव रखना, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, आप किसी तरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी चलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। xi माइनस fi ले लो अगर करना है, xi माइनस a, ठीक है। तो xi माइनस a क्या आ जाएगा, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 35, 10, 45, 25, 20, ठीक है। अब ये डेटा कितना इजी आ गया, कुछ माइनस आया है, कुछ प्लस आया है ना। अब देखो, अब हम कहें कि सिग्मा xi माइनस a निकालो, नहीं सिग्मा नहीं, सॉरी, fi माइनस fi इंटू xi माइनस a निकालो, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू माइनस 20, 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 4 इंटू माइनस 10 माइनस 40, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 10, 20 इंटू 3 अच्छा 50, और 20 इंटू 3 60, ठीक है। अब इसका सम करो तो क्या आता है, -140 माइनस 30 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब डेटा कुछ, अब जो सिग्मा आया वो आसान आया, पहले आया था 470, अब -30, रिलेटिवली ज़्यादा इजी आया है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है ये देखो, सिग्मा ऑपरेशन तो सब लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं ना सिग्मा का ऑपरेशन, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सिग्मा fi xi माइनस a बाई सिग्मा fi, ये क्या है, हाँ, मतलब आपने जो डेविएशन दिया माइनस किया उसका एवरेज आपने निकाला, बेसिकली आप इसका एवरेज निकाल रहे हो, है ना, इसका एवरेज आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका एवरेज आप निकाल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डी का एवरेज बोल देते हैं, डेविएशन का एवरेज, नहीं डी, हम लोग डी इज इक्वल टू दिस लिए हैं, ठीक है। तो डी का एवरेज है ये, डी आई इज इक्वल टू दिस, है ना, डी आई का एवरेज है डेविएशन, जो डेविएशन था हमने जो माना उससे कितना डेविएट किया, आप उसका एक एवरेज निकाले, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो सिग्मा ऑपरेट करवाते हैं दोनों पे, सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा
एफ आई ए बाई सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू डी आई एवरेज। हो गया, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई है, ये तो कट गया, ठीक है। तो बाई कैलकुलेशन क्या आ गया, देखो ये क्या है, ये पार्ट क्या है जो हमको निकालना है, एक्स आई का एवरेज, यही तो निकालना है हमको बेसिकली, एक्स का एवरेज ही तो निकालना है, समझ आया। और इस माइनस ए को उस साइड कर देते हैं तो ये डी आई का एवरेज प्लस ए हो जाता है। अब ये देखो डी आई का एवरेज निकालना तो इजी है, -30/20, डी आई का एवरेज कितना है -30/20, ठीक, प्लस ए कितना माने थे 25, -3/2 -1.5, 25 -1.5 23.5 ना, 23.5, ठीक, ये आया। और इससे कितना आया था 47/2, है ना मजेदार, कैलकुलेशन भी इजी। तो ये भी एक ये भी एक फॉर्मूला है डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है, डेविएशन मेथड, समझ आया। इसको मिटाए। अब देखो अभी भी लेकिन डेविएशन में भी मामला अगर नहीं मिटाया, अच्छा, डेविएशन में भी मामला ये हुआ कि इसमें भी मान लो ये भी, और अभी भी ये टफ आ रहा है, अभी भी हम अभी भी बहुत इतना बड़ा डेटा लिए हैं कि ये भी दिक्कत आ रही है, इसमें भी हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है शॉर्टकट मेथड, वो क्या कहता है, अब वो क्या कहता है, एक कोई ऐसा नंबर से ना d में डिवाइड कर दो, एक्स आई माइनस ए जो है ना, एक यू आई ऐसा लो जो डी आई बाई एच हो। एच क्या है, एच कोई भी नंबर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो नंबर है वो क्या लें कि बेहतर होगा, तो अगर आप इस गैप को लेते हो ना तो बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, इस गैप से ही आप इसी का तो एवरेज ये निकाले हो एक्स आई, इसी का बीच वाला टर्म है ना, और फिर इसी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर से, है ना, इसी का मल्टीपल आएगा बेसिकली, आप कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये एक अच्छा नंबर है, हम ये बता रहे हैं एच का जो वैल्यू अगर इस गैप को लेते हैं, अभी कोई और गैप अगर लेके देखना, ठीक है, और इस गैप को लेके देखते हैं, ठीक है, मान लो ये गैप अभी 10 है, हम 8 ले लेते हैं, और कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम एच को 10 ले रहे हैं, 10 लेके देखते हैं, फिर उसी में देख लेंगे कि 8 लेते तो क्या होता है ना, देख लेते हैं एक बार। यू आई डी आई माइनस, यानी ये क्या आ जाएगा बेसिकली एक्स आई माइनस ए बाई एच, यही तो आएगा यू आई का वैल्यू। क्या आ जाएगा यू आई का वैल्यू बताओ, 25/10, सॉरी -20/10 -10 -2 और -10/10 -1 0 1 2। अब 8 लेते तो क्या होता, समझ आ रहा है क्यों लेना बेहतर है। एच वही लेंगे जो ये गैप है, क्लास इंटरवल एच ये है, इंटरवल है का वैल्यू है, ठीक है। अब ये आ गया, लेकिन इससे हम एवरेज पे कैसे पहुंचे, ये भी तो क्वेश्चन है, तो करके देख लो कैलकुलेशन। सिग्मा यू आई निकालो, सिग्मा सॉरी यू एवरेज निकालो, यू आई एवरेज, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई होगा यू आई का एवरेज, ये क्या आ जाएगा एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए 1/h को बाहर कर लें, ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा एफ आई, इसका कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे पिछले बार हुआ, तो क्या हुआ 1/h इंटू अंदर क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स एवरेज माइनस ए, यही आ जाएगा एज्यूम्ड मीन, ठीक, और h इधर आएगा तो बेसिकली आ जाएगा यू आई का एवरेज इंटू एच प्लस ए इज इक्वल टू एक्स मीन, ये आ जाएगा, समझ आया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड क्या है, क्योंकि अब ये और इजी नंबर आ गया, अब इतना छोटा इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि अब बहुत आसान हो गया कैलकुलेट करना, ठीक है।
अब ये हो गया, हम लोगों ने मीन निकालना सीख लिया।